नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम हैं ऋषिपाल शर्मा और आज हम पॉलिटी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो टॉपिक है उस पर आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे। इसे इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। तो ये राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है इसके बारे में आज हम जानेंगे। इनकी जो चर्चा है वो अनुच्छेद 36 से 51 में की गई है और भाग 4 है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनका उल्लेख, उनका वर्णन भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक चलता है। होता क्या है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कब लिए गए हैं? तो इसका जो विचार है वो 1937 में लाया गया। तो इन्हीं सब बातों को आज हम समझेंगे। इसमें ये कह रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद कितने में है, 36 से 51 तक में किया गया है और संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्व की विशेषताओं वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन ग्रेनवेल ऑस्टिन ने इसे निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो हमने मूल अधिकार पढ़ा था। मूल अधिकार जो हैं वो जनता के होते हैं और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य का मतलब यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से है। यानी कि एक स्टेट से जो है वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से ये नीति निर्देशक तत्वों का जो भाग है वो जोड़ा गया है जनता के कल्याण के लिए। वही बात इसमें कही गई है। तो इसमें जो सवाल बनेंगे वो सवाल ऐसे बन सकते हैं कि संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कितने से कितने तक हैं अनुच्छेद में, तो वो हो जाएंगे अनुच्छेद 36 से 51 तक। और अगर वो पूछ ले कि ये किस भाग में, तो इसका जो भाग है वो हो जाए भाग 4। और अगर वो पूछ ले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को का जो विचार है वो किस देश से लिया गया है, तो वो 1937 में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और वो इसमें भी पूछ ले कि आयरलैंड का जो संविधान है उसमें इस विचार को या संविधान में कहाँ से इसे अंगीकृत किया है, तो वो हो जाएगा स्पेन से। ये इसमें बातें बताई गई हैं। अब इसकी हम विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। कह रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक इस उक्ति से ये स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। कहने का तात्पर्य यह है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, कोई कानून बन रहा है, कार्यपालिका है या प्रशासनिक मामले हैं या विधायिका कोई विधि जो कानून बना रही है, तो उसमें जो नागरिक हैं उनके कल्याण की जो बात है उनको ध्यान में रखे वो कानून बनाए जाएंगे। ये बात इसमें ये कह रहे हैं। देखो ये कह रहा है कि अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों के संविधान के भाग 3 में है। तो जो संविधान का हमने भाग 3 पढ़ा था उसमें 12 से 35 तक जो मूल अधिकार हैं, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो आप उस वीडियो को पहले देखेंगे तभी ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी।
मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो को भी मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूँगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि पहले आप उसे देख लें फिर इसे पढ़ें, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार 12 से 35 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक ये एक दूसरे से कोरिलेट हैं, सह संबंध है इन दोनों में। तो इसमें यही बात कह रहे हैं कि विधायिका और कार्यपालिका के सभी स्थानीय प्राधिकरण और देश के सभी अन्य लोक प्राधिकरण को सम्मानित करता है। इसमें ये कहने का तात्पर्य है कि जो मूल अधिकारों से संविधान भाग में है, जो अर्थ राज्य का, वही इसके लिए है। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार को विधायिका, कार्यपालिका अंगों के सभी स्थानीय जो प्राधिकरणों और देश के सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित इसमें करता है। अब जो स्थानीय प्राधिकरण हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, वो हैं, और देश के सभी अन्य लोक प्राधिकरण जो भी इससे जुड़े नागरिकों के लिए अन्य प्राधिकरण हैं, जैसे चिकित्सालय हैं या चिकित्सालय हैं या स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज हैं, ये सब बात इसमें कही गई है। आगे देखो, दूसरी विशेषता है इसकी, निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने के शब्दों में निदेशक तत्व अनुदेशों के समान है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे, जिसे निदेशक तत्व कहा जाता है। अब अगर वो पूछ ले कि निदेशक तत्व किसे कहते हैं, तो समझो निदेशक तत्व जो हैं वो किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मत है, जो उन्होंने इसके लिए कहा है, वो है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो ब्रिटिश सरकार थी, उनके द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक जो कॉलोनियाँ थीं, उनके गवर्नरों को जारी किए जाते थे, जो उनके लिए सुख सुविधाएं दी जाती थी, उसके लिए निदेशक तत्वों का यहाँ पर इन्होंने बात कही है अंबेडकर जी ने, जिसे निदेशक तत्व कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो गवर्नर जनरल थे, उनके लिए जो भी सुख सुविधाएँ दी जाती थी, और औपनिवेशिक कॉलोनियों के जो गवर्नर थे, उसके लिए जो सुख सुविधाएँ दी जाती थी, उनके लिए हम निदेशक तत्व कह सकते हैं। आगे देखो, इनमें केवल यह अंतर है कि निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निदेशक तत्व महत्वपूर्ण हैं। इसे ज़रा समझेंगे। जो हमारा मॉडर्न जो लोकतांत्रिक है, जो रिपब्लिक है, उसमें क्या है कि राज्य की जो आर्थिक यानी कि जो धन संबंधी जो समस्याएं हैं, उनको दृष्टिकोण में रखते हुए, सामाजिक जो भी असुविधाएं हो रही समाज में, उसको दृष्टिकोण में रखते हुए, और राजनीतिक, इन तीनों पहलुओं को देखते हुए जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेगा। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, ना कि पुलिस राज्य। प्राचीन काल में अंग्रेज़ों के जो शासन में 47 से पहले जो पुलिस की व्यवस्था थी, तो पुलिस को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए थे, क्योंकि पुलिस की जो व्यवस्था की गई थी वो सिर्फ इसीलिए की गई थी कि जो भारत की जनता है उसे कंट्रोल में कैसे करें, और वही पुलिस आज तक चल रही है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि पुलिस का राज्य ना हो, बल्कि क्या हो, लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए यहाँ पर चल रहे हैं। उच्च न्याय, सभी के लिए बराबर न्याय मिले। उच्च आदर्श,
ये नहीं कि न्याय किसी को एहसान में दे रहे हैं। आदर्श के साथ स्वतंत्रता और समानता बनाए रखने के लिए इन चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके साथ ही जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है, जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो कल्पना की गई संविधान निर्माताओं ने, वही जो है चीज़ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमें देखने को मिलती है। हम कह सकते हैं कि जो हिस्सा लगभग राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, वो ही हिस्सा लगभग संविधान की जो प्रस्तावना उसमें मैच करते हैं। तो वो ही है, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, ना कि पुलिस राज का। उपनिवेश काल में था। संक्षेप में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन निर्देशक तत्वों का क्या है, मूल उद्देश्य है। सवाल कैसे बनेगा, वो पूछ सकता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी झलक कहाँ देखने को मिलती है, तो हम कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान की जो प्रस्तावना उसकी झलक देखने को मिलती है। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से मिलता जुलता संविधान में जो दूसरी जगह है वो कहाँ पे है, तो हम कहेंगे प्रस्तावना दूसरी जगह है या स्थान है। आगे देखो, चौथी विशेषता है इसकी कि निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अगर आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर कोई स्टेट है, कोई राज्य है, कोई सरकार है, वो आपके लिए नहीं दे रही, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। कहने का तात्पर्य ये वैसे ही है जैसे हमारा अधिकार है। ऐसे समझो कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे माता पिता हैं और जो मूल अधिकार हैं वो हम हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर माता पिता हमारे लिए सुख सुविधाएं दे रहे हैं, जो उनसे हो रहा है, अगर उनमें से वो कटौती कर दें या बढ़ोतरी कर दें, तो उसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये इतनी दुपहरी पड़ रही है, हमें 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है, हमने अपने माता पिता से या गार्जियन से कहा कि हमारे लिए एक साइकिल की व्यवस्था कर दो ताकि हम पैदल आने जाने से बच सकें, तो उन्होंने कह दिया कि बेटा अभी पैसों की तंगी चल रही है, अगले माह में आपके लिए ये सुविधा हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आप ऐसा नहीं कि जाएंगे माता पिता के खिलाफ और रिपोर्ट लिखा आएंगे, बल्कि क्या करेंगे, बात को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ पर ये चीज़ है कि राज्य को लगेगा कि अगर जनता के लिए कोई भलाई का काम करना है तो वो करेगा, ऐसा नहीं कि करना ही करना है। वही बात इसमें ये कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब जैसे मूल अधिकार हमारा क्या है, तो अगर हम घर में रह रहे हैं तो हमारा भोजन और कपड़ा और रहने का जो अधिकार है और पढ़ने का, तो ये तो हमारे मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं। लेकिन हम कहें हमारे लिए आईफोन दिलवा दो 11 या 12, 1,25,000 15,000 वाला, तो ये तो हमारा अधिकार तो है, लेकिन कब, जब घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो तब। तो ऐसे ही ये जो सुख सुविधाएं हैं वो राज्य तो प्रोवाइड करा सकता है, दे सकता है, लेकिन जब राज्य की स्थिति ठीक हो तो। यही बात इसमें कही गई कि ये गैर न्यायोचित हैं, आप न्यायालय नहीं जा सकते। अतः सरकार, जिसमें केंद्र और राज्य और स्थानीय तीनों सरकार इसमें शामिल हैं, लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है। निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। और विधि बनाने में तत्वों को लागू करने का ये राज्य का तो कर्तव्य होगा। पांचवी विशेषता, यद्यपि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था दी कि किसी विधि को संवैधानिकता का निर्माण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रसन्नगत विधि निर्देशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है, तो न्यायालय में ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्क संकट बांधते हुए असंवैधानिकता से बचा जा सकता है।
कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि न्यायालय ये अगर ये देखता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, उच्च न्यायालय ने कई बार इसमें कहा भी है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्माण करते समय न्यायालय यह पाए कि प्रसन्नगत विधि निदेशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है, तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि संविधान में ऐसा उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर ऐसा लगता है कि कोई भी जो राज्य की पॉलिसी बन रही है तो उसमें कल्याण ना होकर बल्कि उनका राज्य की जो जनता है उसका हनन हो रहा है, तो उसमें ये दृष्टि डाल सकता है, उसे असंवैधानिकता की जो है घोषणा कर सकता है, व्याख्या कर सकता है और उसके लिए असंवैधानिक यानी कि गैर संवैधानिक उसे ठहरा सकता है। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो निदेशक तत्वों को फिर इसमें बांटा भी गया है, तो वो उसके लिए जो बांटने का जो आधार है वो 3 व्यापक श्रेणियों में इसके लिए बांटा है। तो जो 3 व्यापक श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं उन्हें ज़रा हम देखते हैं। इसमें जो राज्य की नीति निदेशक तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 उसमें किया गया है। उनमें जो है समाजवादी है, गांधीवादी और उदारवादी बुद्धिजीवी जो है, इन 3 में से विभक्त किया गया है। इन तीनों को हम अलग अलग समझेंगे। हालांकि संविधान में इनका वर्णन नहीं है, लेकिन इनकी दशा और दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया। पहला है समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी और तीसरा है उदार बुद्धिजीवी। ये 3 इसमें वर्णन किए गए। तो हम सबसे पहला देखते हैं समाजवादी सिद्धांत। ये समाजवादी सिद्धांत क्या होता है, इस पर हम ज़रा दृष्टि डालेंगे। ये संविधान समाज के आलोक में है। ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान कराना है। राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं। क्या निर्देश देते हैं? अब ये जो समाजवादी जो सिद्धांत है उसमें जो निर्देश दिए गए हैं वो क्या दे रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। ये बात बताई जा रही है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कैसे होने चाहिए, ये राज्य की जिम्मेदारी है। कह रहे हैं लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। आर्टिकल ये किस में बोल रहे हैं? आर्टिकल 38 में ये बात कही गई है कि लोक कल्याण की यहाँ वृद्धि के लिए सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। ये कहने का तात्पर्य ये है कि सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं या समाज में कुछ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं तो उनके रोकने के लिए, समाज में जो आर्थिक जो संकट है उसको, ऊंच नीच है जो अनबैलेंस है उसको ठीक करने के लिए, और राजनीतिक जो गलत सलत नेता संसद में बैठ रहे हैं उनके लिए, और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े लोग हैं तो उनके बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट कर लिए और कोई गरीब है तो उसके बच्चे कम सिलेक्ट कर लिए, या कोई नेता मंत्री की सिफारिशें ज़्यादा चल रही, योग्यताओं का अनदेखा किया जा रहा है। तो ये चीज़ें इसमें कहना चाह रही हैं आर्टिकल 38 के अनुसार। अगर आगे बात करें तो दूसरी जो विशेषता है समाजवादी सिद्धांत की वो है कि सुरक्षित करना का। इसमें दूसरे में ये कहा है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार। सभी जो नागरिक हैं उनके लिए जो जीवन जीने के लिए जो मूलभूत काम चाहिए, जो रोजगार चाहिए, वो पर्याप्त साधन प्राप्त हों, उनका भी अधिकार है। और सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण। कहने का मतलब ये है कोई योजना अगर आई गांव में या शहर में तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक विशेष वर्ग के लिए वो भौतिक संसाधन दे दिए।
हम ऐसे मान सकते हैं, अगर भौतिक संसाधन की बात करें, जैसे एक गांव में 10 नल आए हैं, नल ये हैंडपम्प, तो पता लगी कि कोई मुस्लिम वर्ग का वो गांव है और उसमें कुछ अल्पसंख्यक हिंदू वर्ग के हैं, मान लेते हैं, और जो प्रधान जी हैं वो मुस्लिम हैं, तो ऐसा ना करें कि पता लगी वो 10 की 10 नल हैं वो उन लोगों में लगवा दें जो मुस्लिम लोग हैं, और जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनके लिए छोड़ दें। तो भौतिक संसाधनों का संवितरण, ये बात वही हो रही है, सामुदायिक के भौतिक संसाधनों का संवितरण। अब देख लें कि प्रधान जी कितने किस्में कहाँ पे लगाने हैं नल, ताकि जो धर्म या जाति के आधार पर उन लोगों को असुविधा ना हो। और इसमें गा है धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। धन और उत्पादन के जो साधनों का संकेंद्रण रोकना, यहाँ पर जो संकेंद्रण का अर्थ है स्टोर से। कोई धन है और कोई उत्पाद है, तो पता लगा कि कोई फैक्ट्री ज़्यादा उत्पादन कर रही है, किसी बिचौलिए ने उसके लिए क्या किया, वो पूरी फैक्ट्री का जो उत्पादन हो रहा है वो एक नहीं खरीद लिया और उसे ऊंचे दामों पर बेच रहा है या स्टोर कर लिया। तो वही कह रहे हैं, धन और उत्पादन के संसाधनों का, जो उत्पादन है उनके संसाधनों का संकेंद्रण करना। या कोई ऐसी कोई फैक्ट्री कोई लगने वाली है तो उसके जो यंत्र आ रहे हैं उनको ही उसने रोक लिया, सारे खरीद लिए, वो कह रहे हैं। फिर ये कह रहा है कि गा कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन। अगर कोई पुरुष है तो पुरुष जो है बलिष्ठ ज़्यादा होते हैं, वो शारीरिक मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं। स्त्रियां खूबसूरत होती हैं तो वो उसके दृष्टिकोण में रखते हुए उनका वेतन बढ़ा दिया जाता है। इसे ऐसे समझो कि आपने देखा होगा जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें रिसेप्शनिस्ट स्त्रियों को बनाया जाता है, पुरुषों को नहीं बनाया जाता। अगर पुरुष वहाँ पे बैठते हैं तो उनके जो वेतन है, उनकी जो तनख्वाह वो कम होती है। ऐसे ही अगर कहीं पे बल की ज़रूरत है, बलिष्ठ शरीर की ज़रूरत है, तो वहाँ पे पुरुष जाएगा तो उसके लिए पैसे ज़्यादा दिए जाएंगे, और जो स्त्रियाँ हैं उनके लिए उसी काम के लिए पैसे कम दिए जाएंगे। तो वही बात कह रहे हैं, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अब रिसेप्शनिस्ट चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए समान वेतन देना चाहिए, लेकिन नहीं, योग्यता का आकलन वहाँ पर चेहरा से हो रहा है, ना कि योग्यता से। तो वही बात ये कह रहे हैं, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। आगे अड़ा कि कर्मगारों के लिए स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बलाश्रम से संरक्षण। जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके लिए फैक्ट्री के पटाखों की फैक्ट्री में उन्हें लगा दिया और वहाँ बारूद उनके अंदर शरीर में जा रही है या उनकी जान का खतरा है, और शक्ति पता लगी उनसे जेसीबी का काम उन्हीं से लिया जा रहा है। तथा बालकों को बलाश्रम। अब ये जो बलाश्रम है, बलात् का अर्थ होता है ज़बरदस्ती, बगैर उसकी इच्छा के काम लेना। श्रम का अर्थ होता है काम, काम का वर्क से है यहाँ पर। एक काम माने सेक्स होता है, तो हम यहाँ पर जो अर्थ है वो होता है बलाश्रम का अर्थ जो है ज़बरदस्ती किसी कार्य को बच्चों से कार्य कराना या किसी अन्य लोगों, तो वो है उससे संरक्षण। तो सरकार जो है उस चीज़ को देखेगी। फिर है बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर। जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को जो विकास है उनके भी अवसर दिए जाएं। ऐसा नहीं है कि उनसे काम लिया जा रहा है, उनके बचपना खेलना कूदने का, शरीर को बनाने का, आप उनके काम में उसको लगा दिए। तो ये जो बात कही गई है वो आर्टिकल 39 में कही गई। फिर आगे क्या कह रहा है, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ये बात अनुच्छेद 39 का में कही गई है। समान न्याय, कोई अब अमीर व्यक्ति है वो गरीब को अगर सता रहा है और वो न्यायालय जा रहा है, उसके पास, गरीब के पास पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए जो वकील है उसकी जो है सहायता राज्य करके देगा, उपलब्ध कराएगा। ये भी होना चाहिए। ये बात इसमें कह रहे हैं, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, आर्टिकल 39 का। फिर है काम पाने की, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी और निरसक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को संरक्षित करना। कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति जो है काम पाने का भी उसका अधिकार होना चाहिए, बच्चों का शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए, और बेकारी,
बेकारी का अर्थ यहाँ पर जो है वो होता है कि पूरे दिन काम ले रहे हैं 14 घंटा और 2 टाइम खाना दे रहे हैं, तो वो बेकारी होगी, पैसे नहीं दे रहे हैं। जो न्यूनतम मजदूरी सरकार द्वारा तय है वो मजदूरी नहीं दी जा रही। बुढ़ापा है तो बुढ़ापे में उस व्यक्ति के लिए 60 साल पेंशन होनी चाहिए। बीमार अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए। और निरक्षरता की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार। कोई व्यक्ति है वो शरीर से दिव्यांग है, हाथ पैरों से, तो उस दशा में उसके लिए सहायता मिलनी चाहिए। ये बात इसमें कही गई है आर्टिकल 41 में। आगे कह रहे हैं काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंधन कराना। काम की जो न्याय संगत बात है वो होनी चाहिए। हमारा आज मन नहीं है काम करने का तो कोई ज़बरदस्ती हमारे लिए काम पर नहीं ले जा सकता, ये बात इसमें कह रहे हैं। प्रसूति सहायता का उपबंध कराना, अगर कोई स्त्री गर्भवती है और उसकी डिलीवरी होनी है तो उसको सहायता मिलनी चाहिए। छुट्टी की आवश्यकता है तो उसके लिए छुट्टी होनी चाहिए। और स्वास्थ्य के जो लिए चिकित्सालय जो बने हुए हैं उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात आर्टिकल 42 में कही गई है। फिर कह रहे हैं सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। अनुच्छेद 43। जो काम करने वाले लोग हैं उनसे सभ्यता से बात की जाए, उनसे गालियां दे के बात नहीं की जाए। शिष्ट जीवन स्तर, वो भी भारत के नागरिक हैं, वो आपके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुलामी कर रहे हैं, गुलाम वंश के वो लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं समझा जाए उनके लिए, बल्कि काम कर रहे हैं और वो पैसे ले रहे हैं, तो उसके लिए मानवता की दृष्टि रखते हुए उनसे बात की जाए। वो भी समाज के हिस्सा हैं, उनकी भी अपनी संस्कृति है। ऐसा नहीं होने चाहिए कि वो मजदूरी कर रहे हैं तो वो अच्छा पहन नहीं सकते। सांस्कृतिक अवसर, उनके लिए जो भी उनका पहनावा है उनकी पहनने की छूट उन्हें दी जाए, ये बात इसमें कह रहे हैं। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेने के लिए कदम उठाना। जो उद्योग के प्रबंध हैं उनके कर्मकार के भाग लेने के लिए कदम उठाना। ऐसा नहीं है कि उनको काम से वंचित किया जाए। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य सुधार कराना। पोषाहार जो स्तर है बच्चों के लिए जो बांटा जाता है उसका लेवल ठीक होना चाहिए। जीवन स्तर को ऊंचे करने वाला और लोक स्वास्थ्य को सुधार करना, ये आर्टिकल 47 में ये बात कही गई है। तो ये जो बात हुई है वो हुई है सामाजिक जो सिद्धांत है उसकी। अगर हम आगे देखें तो वो बात होगी अब गांधीवादी सिद्धांत। अब हम ये देखते हैं कि गांधीवादी सिद्धांत क्या कहता है। तो गांधीवादी सिद्धांत आप जानते हैं अहिंसा के पुजारी हैं वो। ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है और ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ये राज्य से अपेक्षा करता है। सवाल इसमें ऐसे बन सकता है कि गांधी जी के विचारों को समाविष्ट कहाँ किया गया है, तो हम कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनमें गांधी जी के विचारों को समाविष्ट किया गया है। इसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान कर स्वयं सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। ये बात कहाँ कही गई? ये बात आर्टिकल 40 में कही गई। गांधी जी ने ये बात कही थी कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान की जाएं। स्वयं सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति उनके लिए दे देनी चाहिए। ये बात किसने कही है? ये बात गांधी जी ने कही है अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 43 में जो गांधी जी कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, कुटी जो शब्द होता है, कुटी शब्द का अर्थ होता है झोपड़ी यानी कि घर। आपने सुना होगा रामायण काल में कि रावण आया था और सीता को उनकी कुटी से हर ले गया।
तो कुटीर की जो विशेषता है वही कुटीर है, जो घर में उद्योग लगाए जा सकते हैं उनके लिए कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग का अर्थ होता है जो घर में उद्योग लगाए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत जो अपने आप से कोई व्यक्ति कर सके या दूसरों की सहायता ना पड़े, सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग या जो समूह के लिए प्रोत्साहन करना है, 3-4 लोग मिलकर एक उद्योग लगा ले रहे हैं, इस टाइप का होना चाहिए। ये बात आर्टिकल 43 में कही गई। फिर ये कह रहे हैं सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। ये आर्टिकल 43B में कही गई। सहकारी समितियां हैं और स्वैच्छिक गठन जो समूह इत्यादि वगैरह जो बनते हैं उनकी बात ये कह रहे हैं। आपने देखा होगा जब समूह चलते थे तो बैंकों में बहुत लंबी लंबी भीड़ लग जाती थी, लाइन लग जाती थी। उसमें होता क्या था कि स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। उसमें किसी एक व्यक्ति के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 या 20 लोगों ने मिलकर एक समूह बनाया, 20 लोगों ने मिलकर समूह बनाया। उन्होंने बैठक की, कहा कि 1 महीना तक हम और आप लोग 100 रुपये यहाँ पर इकट्ठा करेंगे और वो बैंक में जमा कर देंगे। इस बीच अगर किसी व्यक्ति के लिए पैसों की आवश्यकता हो रही है तो वो इसमें से निकाल ले और कंटिन्यू इसी में जमा करता रहे। तो इससे क्या होता है, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वहाँ से हम पैसे निकाल के और अपना काम चला लेते हैं। ये क्या बोलते हैं, सहकारी समितियाँ, यानी कि जो समूह वाले कार्य होते हैं उनके लिए ये बात कह रहे हैं। आगे देखो, फिर कह रहे हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा। ये आर्टिकल 46 में ये बात कही है। ये सामाजिकता की जो बात चल रही है कि अनुसूचित जो जाति के लोग हैं और जो जनजाति के लोग हैं, समाज के कमज़ोर वर्ग के जो जितने भी लोग हैं, नागरिक हैं, उनका जो शैक्षिक स्तर है, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाए और जो उनकी जो आर्थिक तंगी है उनके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। और सामाजिक न्याय, उनमें जो है अन्याय है कि तू सागर है, कि तू दूसरी जाति का, ऐसी वर्ग का, तू मेरी चारपाई भी नहीं बैठेगा, तू मेरी गली से नहीं निकलेगा, इस तरीक़ा की ये जो बातें की जाती हैं, उनका जो शोषण किया जाता है, उनसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये आर्टिकल 46 कह रहा है। आगे अगर बात की जाए तो 5वें नंबर पे है, वो है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स और औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध। स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक नशीली दवाएं हैं और जो मदिरा है, जो ड्रग्स है इत्यादि औषधीय प्रयोजन से जो औषधि के रूप में अगर ली जा रही हैं तो उनके लिए तो आप बैन नहीं कर सकते, प्रतिबंधित नहीं कर सकते। इनसे अलग है जो चीज़ें हैं उनके लिए आप रोक सकते हैं। ये बात इसमें कही गई। फिर है गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहित करना। जो गाय है, जो बछड़ा है और जो अन्य दुधारू पशु हैं उनके लिए कत्लखानों में नहीं ले जाना चाहिए, उस पर रोक होनी चाहिए और उनकी जो नस्ल है उसमें सुधार होना चाहिए ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। तो ये जो बात हुई है वो गांधी जी की जो विचारधारा उसकी बात हुई है। अब जो उदारवादी जो बौद्धिक सिद्धांत हैं उनकी अगर हम बात करें तो उदारवादी जो बौद्धिक सिद्धांत है उनके अनुसार क्या है कि इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया जाता है जो उदारवादी की विचारधारा से संबंधित है। ये राज्य को निर्देश देते हैं, क्या निर्देश देते हैं कि भारत के समस्त राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए जो कि कनाडा में है और सभी बालकों को 14 वर्ष से की आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात किस में कही गई, आर्टिकल 45 में कही गई। फिर ये कह रहे हैं कृषि एवं पशुपालन की आधुनिकता और वैज्ञानिक प्रणालियों से, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। जो कृषि हो रही है, जो भूमि में फसलें लग रही हैं उनके लिए, और जो पशुपालन हो रहे हैं, जो दुग्ध डेयरी वगैरह इत्यादि हैं,
कुक्कुट पालन है, मुर्गी पालन है इत्यादि जो हैं, तो उनमें क्या होना चाहिए, वो वैज्ञानिक प्रणालियों से करने की इसमें बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं आगे नेक्स्ट की पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। ये बात किस में कही गई है, ये बात कही गई आर्टिकल 48 में। आगे कह रहे हैं राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्मारक या स्थान व वस्तु का संरक्षण करना। जो राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक, जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं हैं और आपके जो कामाख्या मंदिर हैं, या जो ऐतिहासिक और धरोहरें हैं जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है इत्यादि हैं, तो इनकी जो अभिरुचि वाले जो जिसमें जनता ज़्यादा रुचि लेती है, ऐसे स्मारकों के लिए वस्तु का संरक्षण करना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। ये बात आर्टिकल 49 में लिखी है। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये आर्टिकल 50 में। जो राज्य की जो भी लोक सेवाएं हैं उनमें जो न्यायपालिका है उसको अपना अलग काम करने दीजिए, और जो कार्यपालिका है उसमें दखलंदाजी ना करे, उसको उससे अलग किया जाए। ये बात आर्टिकल 50 में कही गई है। आर्टिकल 51 क्या कहता है, आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि वाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। ये आर्टिकल 51 की इसमें बात कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति होनी चाहिए, सुरक्षा की जो है व्यवस्था और बढ़ा देनी चाहिए, राष्ट्रों के बीच में जो न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्वक जो संबंध बनाए हुए हैं वो होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है, जो कानून बनाई जाती है या संधि है या बाध्यताओं के प्रति उनको जो है आदर बढ़ाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं उनको निपटा लेने चाहिए बैठ के आपस में। अगर दो राज्यों का, दो देश का जो विवाद है तो आपस में उसके लिए तीसरे राज्य या देश की ज़रूरत ना पड़े, निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। ये बात आर्टिकल 51 में कही गई है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।